हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपको आई हूँ लेके इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री 9th का। तो कल पिछले एपिसोड में हम देखे थे परमाणु के 2 भाग होते हैं, तो कौन कौन से होते बताए थे। आज हम उसे डिफाइन करेंगे, तो फिर से हम उसको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला बता देते हैं, परमाणु को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है अंदर का भाग, आंतरिक भाग। दूसरा बाहरी भाग, बाह्य भाग। एक परमाणु का अंदर का भाग होता है और एक बाहर का भाग होता है। परमाणु का एक अंदर भाग होता है और एक बाहर होता है, ठीक है। तो आंतरिक भाग, परमाणु के आंतरिक भाग को नाभिक कहा जाता है। इसको हम नाभिक कहेंगे, ये जो है उसे नाभिक कहेंगे, ठीक है। इसमें परमाणु बाहर केंद्रित होता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो हम बताते हैं, ये जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन पर है, जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में होता है। कक्षा के इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है, कक्षा के आधार पे घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जैसा कि मैं आपको बताई। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन केवल प्रोटॉन को पकड़कर नाभिक में रहता है। देखिए, ये जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पकड़ के रहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा में, बाह्य भाग। बाह्य भाग किसे कहते हैं? परमाणु के बाहरी भाग में कक्षाएं होती है। मैं आपको बताई, परमाणु है ये परमाणु है, तो इसके बाहरी भाग में कक्षाएं होती है। जितना भी कक्षा हो, कक्षाएं होती है, जिसे के एल एम एन इत्यादि से सूचित किया जाता है। इसे हम के एल और भी डालेंगे, यम, इस सारे नाम से हम सूचित करते हैं। तो इससे सूचित किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन सतत रूप से घूमती रहती है। परमाणु में आपको बताइए कि परमाणु के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चारों तरफ से घूमते रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको के एल या एन से सूचित किया जाता है। आपको कोई नहीं बताया होगा। आगे जो आप देख रहे हैं टॉपिक, बोर ब्योरी योजना क्या है, आज तक मैं देखी हूँ अपनी ज़िंदगी में कोई योजना के बारे में नहीं बताता है, पर आज मैं बताने जा रही हूँ। आप किसी से बोलेंगे भी तो कहेगा कि पता नहीं ये क्या बोल रही है, इसको नॉलेज नहीं है, पर ये हम लोग को पढ़ाया गया है और ये सच है। बोर ब्योरी योजना क्या है? नील्स बोर के बारे में आप जानते ही होंगे। नील्स बोर, हेनरिक डेविड बोर। नील्स का पूरा नाम है नील्स हेनरिक डेविड बोर, जो कि 1885 में जन्म लिए। 1962 में इनकी मृत्यु हुई। वो डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी थे, एक भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन बम की व्याख्या की थी। इन्होंने क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या की थी। नाभिक के द्रव बूंद मॉडल के आधार पर उन्होंने नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत दिया था। वही है नील्स बोर, वैज्ञानिक हैं डेनमार्क के। जो नील्स बोर ने परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे कि चारों तरफ घूमता है। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² के आधार पर निर्धारित किया था। इन्होंने एक फार्मूला दिया 2n² के नाम से, जिसे बोर ब्योरी योजना कहा जाता है। यह योजना निम्नलिखित है। योजना किस तरह काम करता है यह दिखाया गया है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n² के आधार पर भरा जाता है। मैंने आपको बताया, इसमें एक फार्मूला दिया गया 2n², जहाँ n कक्षाओं की संख्या, जहाँ क्या n क्या है, कक्षाओं की संख्या। तो हम पहली कक्षा लेकर देखते हैं। पहली कक्षा के, जैसा कि मैं बताई, परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर में घूमते हैं, तो उसे KLMNO जो भी नाम दिया गया है उसे 2n² के नाम से दिया गया और उसे सजाते हैं। तो पहले कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, सिर्फ 2n² पर सजाया गया है। तो पहली कक्षा हम लेते हैं, पहली कक्षा हम ले रहे हैं के में ले रहे हैं, अधिकतम होगी 2n² लिए, जहाँ n क्या है, कक्षाओं की संख्या। n क्या है, कक्षाओं की संख्या। तो कक्षा पहला कक्षा है तो 2 ले लिए,
ये पहला कक्षा है तो 2 ले लिए, और ये n है तो n को के जगह पे 1 ले लिए तो 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो पहले कक्षा में क्या आ गया, 2 आ गया। उसी तरह दूसरी कक्षा यल इलेक्ट्रॉन को अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर, जिस कक्षा कुछ भी हो सारे में 2n स्क्वायर पर ही सजाया जाएगा। तो दूसरी कक्षा में ले लेते हैं यल को, ले लेते हैं तो यल 2 और n स्क्वायर, तो 2 n की कक्षाओं, n के बारे में जानते हैं कि कक्षाओं की संख्या, तो n की जगह पे 2 ले लिए, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टी 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ हो गया 8। इसी तरह हम यम तीसरी कक्षा यम को 2n स्क्वायर से लेंगे, तो 2 और n की जगह पे 3 ले लिए, 3 का स्क्वायर, तो उसी तरह से 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो n को लेंगे, n को भी लेंगे 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 तो 32। इस तरह से हम जानते हैं ओ भी लेंगे, अगर ओ लेंगे 5 कक्षा को तो 2n स्क्वायर से सजाएंगे, तो इसको 2 इंटू n के स्क्वायर की जगह पे, या मतलब n की जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो हम 50 हो गया। इस तरह से हम सजाते जाएंगे, और भी आगे सजा सकते हैं, जितना कक्षा रहेगा उसको हम इस तरह से सजा सकते हैं। तो मेरा भी आ गया, देखिए पहली कक्षा में आया 2n स्क्वायर की जगह पे 2, दूसरी कक्षा में आया 8, तीसरी कक्षा में आया 18, चौथी कक्षा में आया 32, पाँचवीं कक्षा में आया 50। तो अंतिम कक्षा में कुछ भी हो 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम 2n स्क्वायर के आधार पर व्यवस्थित रहता है। जैसे हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, Na का आप जानते होंगे 11 होता है, तो हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं, तो समझाने के लिए KLMN इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो K में अधिकतम 2 है, आपने देखा कि K में अधिकतम 2 है, 2 से कम ले सकते हैं पर 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो इसमें 11 है तो हम 2 ले लिए, ठीक है। अब कितना बच रहा है, 2 ले लिए तो 9 बच रहा है। तो यल में अधिकतम 8 है, आपने देखा कि यल में दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 है, तो हमने यहाँ 8 ले लिया, ठीक है। तो 2 और 8 10 हो गया। अब कितना बच रहा है, 11 में 10 आप घटा देंगे तो 1 बच रहा है, तो एम की जगह पे 1 लिए, तो हम इसको आगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब इसमें है नहीं। और अगर हम कैल्शियम लेते हैं, क्या लेते हैं, कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 होता है। आपको इसको बनाने के लिए ये कक्षा के आधार पर सजाया गया 2n स्क्वायर के, और कक्षा के आधार पर कुछ और ही है 1:2। अगर जो भी होगा आज हम बताएंगे, आगे बहुत सारे क्लास के बाद हम वो बताएंगे, बहुत सारे एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आपको ये कक्षा के आधार पर बता रहे हैं, पर इसको बनाने के लिए आपको परमाणु भार, सब कुछ परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी बनेगा। तो आप हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक कम से कम 20 तक याद रखिएगा। तो मैं ली हूँ कैल्शियम 20 का, जैसे KLMNO जो भी हो कक्षा। पहले हम शुरुआत करते हैं के में 2 रख सकते हैं अधिकतम, तो आप जानते हैं 2 रख सकते हैं, यल में 8 रख सकते हैं अधिकतम, ठीक है। तो 2 और 8 हो गया। और ये भी बताया गया, आपने देखी भी, अंतिम कक्षा में कुछ भी हो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो 8 इलेक्ट्रॉन से, तो ये एम में कितना आता है, एम में आ रहा है आपका, एम में कितना आ रहा है 18, पर 18 तो नहीं होगा ना। अगर 18 हम यहाँ पे ले लिए, सपोज दैट 18 ले लिए, तो 18 to 20 हो ही जाएगा, तो 18 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 18 यहाँ पे नहीं रख सकते। जो अधिकतम संख्या सबसे लास्ट में 18 नहीं रख सकते, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 8 से कम रख सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा ना। तो 2 और 8 10 हो रहा है, तो बच कितना रहा है 10, तो हम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो यहाँ पे 8 रख दिए, ठीक है। तो 8 8 16 और 2 18, तो अब कितना बच रहा है 2, तो यहाँ हम 2 रख दें, क्योंकि लास्ट में कुछ भी रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 8 से कम रख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बन गया, ठीक है। ये कक्षा का आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। और एक और बात जान लीजिए, धातु, अधातु, उपधातु, अपवाद। धातु हम किसे कहते हैं, धातु की पहचान और अधातु की पहचान। तो धातु की पहचान है अगर इसमें
देखिए मैं आपको बताती हूँ धातु किसे कहते हैं। जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 1 1 2 3 बच जाए उसे धातु कहते हैं। जैसे अपने सोडियम को देखिए 2 8 1, तो इसके बाह्यतम कक्ष में लास्ट में 1 बच गया तो ये धातु हो गया। क्या हो गया? धातु हो गया ये। ठीक है, 1 2 3 अगर इसके जगह पे 2 भी बचता तो भी धातु होता। और अधातु किसे कहेंगे? अधातु जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 उसे अधातु कहेंगे। जिसके अंतिम में 5 6 7 रहेगा उसे अधातु कहेंगे। जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन का कितना हुआ? 17। तो KLM नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको समझ में आ गया, तो लिखें क्या? 2 8 7। तो इसके अंतिम कक्ष में 7 बच रहा है तो ये अधातु हो गया, क्योंकि 5 6 7 जिस तत्व के कक्ष के अंतिम में मतलब बाह्यतम में 5 6 7 बच जाए उसे अधातु। और जिस तत्व के अंतिम में यानी बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 बच जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम धातु। और जिसमें जिस तरह से अगर हम पूरा लिख दें 2 8 8 इस तरह से, जैसे हम ले रहे हैं आर्गन, क्या है? आर्गन 18, तो इसमें 2 8 8 ले लिए तो इसमें 2 8 8 तो हो गया, ये हो गया। यहाँ पे तो 8 पूरा हो गया, 8 बच गया ना, तो इसको हम कहेंगे जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे उपधातु कहते हैं। जिसके कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है उसे उपधातु कहते हैं। और जिसके कक्ष में पूरा का पूरा ये 8 लिखा गया उसे हम अक्रिय गैस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अक्रिय गैस। इसे अक्रिय गैस कहेंगे। तो अपवाद में अक्रिय हाइड्रोजन और हीलियम ये सब पहले से ही दिया हुआ जो अक्रिय गैस है इसको अपवाद में बोला गया है। और अगर इस तरह से बचे तो ये अक्रिय गैस हुआ। और अपवाद में हाइड्रोजन और हीलियम अक्रिय गैस है। देखिए हमने ये बनाया है परमाणु संख्या वैलेंसी, इसको वैलेंसी भी बोला जाता है। 2 1 3 7 ये सब वैलेंसी भी हुआ। तो ये सब वैलेंसी देखिए संयोजकता हिंदी में बोलते हैं। और परमाणु संख्या तत्व का नाम और संकेत क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने आपको अभी बना के दिखाया। देखिए 1 से लेकर 20 तक है। और ये धातु है, अधातु है, उपधातु है, सब है। तो इसमें देखिए धातु है, हाइड्रोजन धातु है, अपवाद में है क्योंकि इसका पहले से एक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखते हैं एक है, आप पीरियोडिक टेबल में भी देखते होंगे, पहले हाइड्रोजन है और हीलियम है, तो अपवाद अक्रिय गैस है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे फिर से देखेंगे आगे के चैप्टर। तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। आगे देखते हैं।